तलाक के 25 साल बाद वो आ गई। छगन अपने पिता से बोला, बापू स्कूल में नई प्रिंसिपल आई है। सेवाराम बोला, आने दो बेटा, हमें उसका क्या करना है। छगन बोला, उसका नाम सुनोगे तो उछल पड़ोगे। बापू सेवाराम के कान खड़े हो गए। उसने उत्सुकता से पूछा, मैं क्यों उछल पड़ूंगा। छगन बोला, क्योंकि वो प्रिंसिपल आपकी पत्नी है और मेरी मां है। सेवाराम सचमुच चौंक गया। सेवाराम खुद को शांत दिखाता हुआ बोला, वो तुम्हारी मां जरूर है बेटा, मगर मेरी पत्नी नहीं है। मेरा और उसका कोर्ट में राजीनामा हो चुका है। अब वो किसी और की पत्नी होगी। उसकी बात मत करो। उसे 25 साल हो गए यहां से गए हुए। अब तो हम लोगों को भूल चुकी होगी। कहते हुए सेवाराम खड़ा हो गया। अचानक से मीनाक्षी के गांव में लौट आने की खबर से सेवाराम विचलित सा हो गया था। उसने बेटे को उसकी चर्चा करने से मना कर दिया था, मगर खुद उसके अंदर एक तूफान सा उठ रहा था। वह 13 साल तक उसकी पत्नी बनकर उसके साथ रही थी। जीवन के बहुत सारे हसीन पल उसके साथ गुजारे थे। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई थी। मीनाक्षी के साथ सेवाराम के पास वो यादें ही तो पूंजी थी, क्योंकि मीनाक्षी के जाने के बाद उसने दूसरी शादी नहीं की थी। खेत में मूंगफली की फसल लहलहा रही थी। सेवाराम बेटे के साथ फसल की निराई गुड़ाई में लगा हुआ था, मगर मीनाक्षी की चर्चा होते ही उसका मन खराब हो गया। वह छगन से बोला, बेटा मैं घर जा रहा हूं, कुछ देर बाद बहू तेरा खाना लेकर आ जाएगी। दोनों मन लगाकर काम करना। मुझे बाजार जाना है, कुछ जरूरी सामान खरीद कर लाऊंगा। छगन समझ गया था कि बापू डिस्टर्ब हो गया है। बाजार जाने का तो सिर्फ बहाना है। वह घर जाकर कुछ पल अकेले में बिताना चाहता है। छगन 37 साल का हो चुका था। खुद 10 साल के बेटे और 8 साल की बेटी का बाप था। वह अपने पिता की आदतें अच्छी तरह से जानता था। साथ में छगन खुद भी परेशान था। आखिर मीनाक्षी उसकी भी तो मां थी। बरसों बाद मां से सामना होगा तो क्या होगा। 60 साल का हो चुका सेवाराम आज भी बिल्कुल तंदुरुस्त और फिट था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह 37 साल के बेटे का बाप है। देखने में 50 साल का ही लगता था। मीनाक्षी से शादी हुई थी तब सेवाराम 10वीं फेल था, मगर मीनाक्षी 12वीं पास थी। पढ़ाई का यही अंतर आगे जाकर बहुत बड़ा हो गया था। मीनाक्षी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती थी। सेवाराम उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो गया। पहले उसने मीनाक्षी का ग्रेजुएशन पूरा करवाया, फिर बीएड करवाया। बीएड करते ही वह 2nd ग्रेड टीचर बन गई। अब 10वीं फेल सेवाराम एक सरकारी टीचर का पति था, मगर यहीं से दोनों में मतभेद शुरू हो गए थे। झगड़े होने लगे थे। कुछ तो दोनों की नासमझी थी, कुछ लोगों के टोंट काम कर गए। बहुत से लोग सेवाराम से बातों ही बातों में कह देते थे कि तुझे अब काम करने की क्या जरूरत है, तेरी बीवी कमा रही है ना, घर बैठकर उसकी कमाई खा। ऐसी बातें सेवाराम को चुप जाया करती थी। उधर मीनाक्षी की महत्वाकांक्षाएं जाग चुकी थीं। धीरे धीरे स्वाभिमान अभिमान में बदलता गया। उसे कम पढ़े लिखे सेवाराम की बातें बेतुकी और बोझिल लगने लगी थी। लोग भी उसे ताने देने लगे कि इतनी ब्रिलियंट होकर तुमने एक अनपढ़ किसान से शादी कैसे कर ली। आपस के झगड़े और जलने वाले रिश्तेदारों के ताने इतने बढ़ गए थे कि दोनों रिश्ते को संभाल ही नहीं पाए। तब एक दिन खुद सेवाराम ने मीनाक्षी से कह दिया कि अब हमारा एक छत के नीचे रहना मुश्किल है, जाओ तुम्हें रिहा किया, अपनी अलग दुनिया बसा लो। फिर दोनों की रजामंदी से कोर्ट में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के समय उनका बेटा छगन 10 साल का था। उसने मां के साथ जाने से साफ मना कर दिया। इस तरह मीनाक्षी बेटे और पति को छोड़कर चली गई। सेवाराम बेटे को खेत में छोड़कर घर के लिए निकल पड़ा था। वह सोच रहा था कि इतने वर्षों बाद वह बिल्कुल बदल गई होगी, मगर जब सामने आएगी तब वह उससे मिलेगा। कैसे क्या कहकर बुलाएगा। जब साथ रहती थी तब वह उसे मीनू कहकर बुलाया करता था, मगर अब तो वह बहुत बड़ी मैडम बन गई है। मीनू कहकर तो नहीं बुला सकेगा। विचारों में उलझा हुआ वह घर पहुंचा, फिर कुछ पैसे लिए और बाजार चला गया। पिछले 6 महीनों से सेवाराम ने नए कपड़े नहीं खरीदे थे, मगर आज वह नए कपड़े खरीदने चला आया था। उसका मन था कि अगर मीनाक्षी से उसका सामना हो तो फटे पुराने कपड़ों में न हो। उधर मीनाक्षी 25 साल बाद उस गांव में आई थी जहां उसकी जिंदगी के 13 महत्वपूर्ण साल गुजरे थे। वहां उसका पति और बेटा रहता था। उस मिट्टी से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। इत्तेफाक से मीनाक्षी का ट्रांसफर उस गांव में हो गया था जिस गांव को वह 25 साल पहले वापस लौटकर न आने के लिए छोड़कर चली गई थी। 57 साल की मीनाक्षी बहुत बदल चुकी थी। अब वह बहुत कम बोलती थी।
रौबदार और गंभीर चेहरे के साथ उसका व्यक्तित्व पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। स्कूल में ज्वाइन करने के दूसरे दिन मीनाक्षी ने सभी कक्षाओं के हाजिरी रजिस्टर अपने कक्ष में मंगाए और हर बच्चे के नाम और पिता के नाम को गौर से पढ़ने लगी। नारी सुलभ इच्छा के अधीन होकर वह यह देखना चाहती थी कि उसके बेटे छगन के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं। अचानक उसे 5वीं कक्षा के रजिस्टर में एक हरीश नाम का लड़का मिला, जिसके पिता के नाम के आगे छगन लाल लिखा हुआ था। मीनाक्षी खुद को रोक नहीं पाई। वह तुरंत 5वीं कक्षा में पहुंची। कक्षा में पढ़ा रहे अध्यापक से उसने कहा, आप कुछ देर स्टाफ रूम में बैठिए, मैं जरा बच्चों से परिचय कर लूं। कक्षा में प्रिंसिपल मैडम पहली बार आई थी। सभी बच्चे टुकुर टुकुर उसके मुंह की तरफ देख रहे थे। हठात अचानक एक लड़के पर मीनाक्षी की नजर पड़ी। उसे ऐसे लगा जैसे 10 साल का उसका अपना बेटा छगन उसके सामने बैठा हो। वही चेहरा, वही नयन नक्श, वही होठ, वही बड़ी बड़ी आंखें। बच्चे को देखकर मीनाक्षी के दिल में ली एक हूक सी उठी। सीने में मीठा मीठा दर्द सा होने लगा। वह समझ गई, यही हरीश है, उसके बेटे का बेटा, उसका पोता, उसका अपना खून, उसका अपना अंश बिल्कुल अपने बाप पर गया है। मीनाक्षी का दिल भर आया। उसका मन किया अभी उसे उठाकर छाती से लगा ले, उसको प्यार करे, बातें करें, थोड़ा सा लाड़ लड़ाए, मगर वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकी। बस भरी आंखों से उसे निहारती रही। मीनाक्षी ने दिल को तसल्ली देने के लिए पोते की आवाज सुनने के लिए सभी बच्चों का परिचय लिया। जब हरीश ने अपना नाम हरीश बताया और अपने पिता का नाम छगन बताया, तो उसकी आवाज और परिचय सुनकर मीनाक्षी का रौबदार चेहरा बिगड़ने लगा। ऐसे लगा जैसे अभी रो पड़ेगी। हिम्मत करके वह हरीश के पास गई। बहाने से उसके गाल को छुआ। पोते को स्पर्श करते ही मीनाक्षी के पूरे शरीर के रोए खड़े हो गए। आंखों में जमा पानी बाहर निकलने को व्याकुल हो गया। वह ज्यादा देर वहां न रह सकी। वापस अपने कक्ष में आकर बैठ गई। सभी अध्यापक अपनी अपनी कक्षाओं में पढ़ा रहे थे, मगर प्रिंसिपल मीनाक्षी अपने केबिन में अकेली बैठी उस पड़ाव से गुजर रही थी जहां अतीत की यादें एक साथ यादों के घोंसले से निकलकर बाहर आ रही थी। अचानक उसने सोचा, उसके बेटे छगन के एक ही बेटा थोड़े होगा और संतान भी तो होगी। ये सोचकर उसने फिर से बची हुई कक्षाओं के हाजिरी रजिस्टर खंगालने शुरू कर दिए, क्योंकि मन अधीर था, खाली खाली सा था। इस बार 4थी कक्षा के रजिस्टर में फिर एक लड़की आंचल का नाम उसके सामने आया, क्योंकि उसके पिता का नाम भी छगन था। मीनाक्षी अन्य कक्षाओं के बच्चों का परिचय लेती हुई 4थी कक्षा में पहुंच गई। कक्षा में 8-10 लड़कियां थी, मगर मीनाक्षी ने आंचल को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि एक तो आंचल का चेहरा अपने भाई हरीश में मिल रहा था, दूसरा वह मीनाक्षी का अपना खून था। अपनेपन की कशिश होती ही ऐसी है, खुद ब खूब कह देती है कि मैं तुम्हारा अंश हूं, मुझे पहचानो। 8 साल की प्यारी सी आंचल दादी की तरफ शर्माते हुए देख रही थी। वह कहां जानती थी कि सामने जो चश्मा लगाकर प्रिंसिपल मैडम खड़ी है, वो उसकी अपनी दादी है। इस बार मीनाक्षी ने जानबूझकर हर बच्चे को अपने पास बुलाकर परिचय लेना शुरू किया, ताकि वह पोती को ढंग से छू सके, थोड़ा सा लाड़ लड़ा सके, थोड़ा सा अपनापन करीब से महसूस कर सके। एक एक कर बच्चे मीनाक्षी के पास आ रहे थे। मीनाक्षी उनका नाम पूछती, पिता का नाम पूछती, फिर थोड़ा सा प्यार दिखाती, गालों पर हाथ फेरती। मगर जब आंचल करीब आई और उसने अपना नाम और पिता का नाम बताया, तो मीनाक्षी का सब्र जवाब दे गया। दिल में एक गुब्बार सा उठा। उसकी ममता ने इतने जोर से उफान मारा कि उसने झटके से आंचल को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। छुई मुई सी आंचल प्रिंसिपल मैडम की गोद में बैठकर और ज्यादा शर्मा गई। मीनाक्षी का मन किया बरसों से प्यासी सारी ममता आंचल पर लुटा दे, बच्ची से बात करे, घर वालों के बारे में पूछे, मगर वह ऐसा नहीं कर सकी और फिर से उदास सी अपने कक्ष में आकर बैठ गई। जब बच्चे छुट्टी के बाद घर पहुंचे, तब घर में सेवाराम उनका इंतजार कर रहा था। उसका दिल मीनाक्षी के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। उसने दोनों बच्चों को पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम्हारे स्कूल में नई हेडमास्टरनी आई है क्या? हरीश बोला, हाँ दादाजी, वो कल ही आ गई थी, मगर आज तो वो हमारी क्लास में भी आई थी। मैडम ने हम सब बच्चों से खुद का नाम और पापा का नाम पूछा था। सेवाराम बोला, अच्छा दादा का नाम नहीं पूछा क्या? हरीश बोला, नहीं। आंचल बोली, दादाजी मैडम ने मुझे गोद में बैठाया था। सेवाराम बोला, अरे वाह बिटिया, तू तो मैडम की गोद तक पहुंच गई। उसके बाद सेवाराम बच्चों से बहुत देर तक बातें करता रहा। आखिर में बच्चे बोर होकर चले गए। बच्चे तो चले गए थे, मगर सेवाराम अकेला बैठा काफी देर तक सोचता रहा कि क्या मैं आज भी उसे याद हूं? शायद नहीं हूं। वह मुझ गरीब को क्यों याद करेगी?
उसका पति भी पढ़ा लिखा होगा, शायद मास्टर ही होगा, बच्चे भी होंगे। कितने बच्चे होंगे? क्या उसने आंचल को पोती समझकर अपनी गोद में बैठाया होगा? क्या मुझे उससे एक मुलाकात करनी चाहिए? आदमी दिमाग को कितना भी कंट्रोल में करने की कोशिश करे, मगर मामला दिल का हो तो हमेशा जीत भावनाओं की ही होती है। अगले दिन सेवाराम जानबूझकर बच्चों को स्कूल छोड़ने उनके साथ चला गया। वह एक बार उसे देखना चाहता था, करीब से ना सही, दूर से देखकर नैन तिरपत करना चाहता था। वह स्कूल के गेट के बाहर खड़ा हो गया। बच्चे अंदर चले गए। सेवाराम ने उचटती सी नजर स्कूल के अंदर डाली, मगर मीनाक्षी उसे नजर नहीं आई। वह वापस मुड़कर चलने ही वाला था कि एक चमचमाती हुई गाड़ी उसके करीब से गुजरकर स्कूल में प्रवेश कर गई। सेवाराम ने देखा वह मीनाक्षी ही थी, खुद गाड़ी चला रही थी। मीनाक्षी को देखते ही 60 साल की उम्र में भी उसका दिल बेकरार सा होकर धड़कने लगा। उसका मन किया कुछ देर रुककर उसे तसल्ली से देखे, मगर स्वाभिमान भी तो आड़े आ रहा था। वह नहीं चाहता था मीनाक्षी उसको दिल से कमजोर समझकर उस पर हंसे, इसलिए वह चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़ा। चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर वह पीछे मुड़कर देखता तो उसे पता चलता कि मीनाक्षी उसे देखने के लिए गाड़ी को खड़ी करके वापस स्कूल गेट तक चली आई थी। मीनाक्षी गाड़ी चलाते हुए भी एक ही नजर में उसे पहचान गई थी। बरसों बाद उसे देखा था, इसलिए करीब से देखने के लिए गाड़ी को खड़ी करते ही तुरंत स्कूल गेट की तरफ लपकी थी। मगर सेवाराम ने तो पलटकर भी नहीं देखा था, इसलिए वह निराश होकर वापस अपने केबिन में आ गई। वह सोचने लगी कि क्या वह रोज पोते और पोती को स्कूल छोड़ने आता है? क्या उसे पता है मैं यहाँ आ गई हूँ? क्या वह मुझे देखने यहाँ आया था? प्रिंसिपल का पद अपनी जगह था, गंभीरता अपनी जगह थी, जिंदगी के अधूरे सवाल अपनी जगह थे, मगर कमबख्त दिल अपनी जगह खलबली मचा रहा था। आम इंसान हो या बड़ा आदमी हो, दिल के मामले में सबकी सोच एक जैसी ही होती है, बस रिएक्शन अलग होते हैं। मीनाक्षी ने महसूस किया कि सेवाराम ज्यादा नहीं बदला था। जैसा छोड़कर गई थी उससे थोड़ा बहुत ही ज्यादा बड़ा दिख रहा था। उम्र जैसे ठहर गई थी, वक्त जैसे रुका हुआ था। 25 सालों से राख के नीचे दबी रिश्ते की तपिश फिर से महसूस होने लगी थी। दिल में जो खालीपन था वह बहुत दर्द दे रहा था, कसक दे रहा था। विचारों का तूफान दोनों तरफ से शोर करने लगा था। दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते थे। मीनाक्षी के दिमाग में एक सवाल खलबली मचा रहा था कि क्या सेवाराम ने दूसरी शादी की थी? अगर की है तो उसके कितने बच्चे हैं? उसकी पत्नी कैसी है? क्या उसकी पत्नी ने मेरे बेटे को सगी मां जैसा प्यार दिया होगा? आज सेवाराम को पोती को स्कूल छोड़ने आया देखकर मीनाक्षी के दिल को यह तसल्ली तो मिल गई थी कि सेवाराम आज भी छगन के साथ ही रहता है, भले ही उसने दूसरी शादी कर ली होगी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। सेवाराम दोबारा बच्चों को छोड़ने स्कूल नहीं आया। उधर मीनाक्षी ने भी बच्चों से दोबारा बात नहीं की। ऐसे लगने लगा कि दोनों तरफ से भावनाओं को दबा लिया गया है। एक बार फिर से सब कुछ शांत हो गया था, जैसे पिछले 25 साल से सब कुछ शांत पड़ा था। किसी ने एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। वैसे ही अब भी सब कुछ शांत होता दिखाई दे रहा था। इंसान व्यक्तिगत रूप से भावनाओं का समायोजन कर सकता है, मगर दुनिया अपनी चर्चा करना नहीं छोड़ती। धीरे धीरे खुसुर पुसूर होते होते पूरे गांव को पता चल गया कि स्कूल प्रिंसिपल सेवाराम की तलाकशुदा पत्नी है। गांव को पता चला तब स्कूल के बच्चों को भी पता चल गया। स्कूल के बच्चों को पता चला तब आंचल और हरीश को भी पता चल गया कि वो उनकी दादी है। फिर एक दिन 10 वर्षीय हरीश मीनाक्षी के केबिन में जा पहुंचा और जाते ही पूछ बैठा, मैम क्या आप मेरी दादी हो? मीनाक्षी चुपचाप अपने पोते का मुंह देखती रह गई। फिर बोली, तुम्हें किसने बताया बेटा? वह बोला, सारे स्कूल को पता है आप मेरी दादी हो। अगर आप मेरी दादी हो तब हमारे साथ क्यों नहीं रहती? मीनाक्षी बोली, बेटा मैं तुम्हारी दादी नहीं हूं, तुम्हारी दादी तो तुम्हारे घर पर होगी ना। हरीश बोला, नहीं आप मेरी दादी हो, मेरे पापा की मम्मी हो, हमारे घर पर और कोई दूसरी दादी नहीं है। मीनाक्षी ने चौंकते हुए पूछा, चलो बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? वह बोला, मैं और मेरी बहन आंचल, मेरे दादाजी और मेरे पापा मम्मी। मीनाक्षी बोली, तुम्हारे दादाजी की पत्नी नहीं रहती क्या तुम्हारे साथ? बच्चा मासूमियत से बोला, मेरे दादाजी की पत्नी तो आप हो मैम, अगर आप साथ नहीं रहोगी तब दूसरी दादी कहां से आएगी? मीनाक्षी समझ गई कि सेवाराम ने दूसरी शादी नहीं की है, वह आज भी अकेला ही जी रहा है। वह हरीश से बोली, इधर आ बेटा। हरीश करीब आया तो मीनाक्षी ने झपट कर उसे गोद में उठा लिया और उसे प्यार करते हुए बोली,
हाँ, मैं ही तुम्हारी दादी हूँ बेटा। कल अपने दादाजी से पूछ कर आना कि मैं तुम्हारे घर तुम सबसे मिलने चली आऊं। क्या वह बोला? हाँ, पूछाऊंगा। मैं मीनाक्षी के दिल में तेज हुक सी उठी। आंखों से आंसू निकलकर हरीश के गालों पर जा पड़े। हरीश बोला, आप रो रही हो मेम? वह नाराजगी भरे लहजे में बोली, तू रुला रहा है ना, जान गया है तुम्हारी दादी हूं। फिर भी मेम बोल रहा है, दुख नहीं होगा क्या? मुझे बच्चे ने मीनाक्षी की आंखों में झांका, फिर मासूमियत से बोला, दादी हूं। वह रोते हुए उसे प्यासी हिरनी की तरह पुचकारने लगी। कहते हैं मूल से प्यारा ब्याज होता है। आज वही ब्याज उसकी गोद में था और ममता के वश में होकर पोते को प्यार करती रही। बच्चे ने जब मैडम के घर आने के बारे में बताया तो सेवाराम और छगन दोनों को सांप सूंघ गया। दोनों चाहते थे वह आए, मगर मुंह से बोलकर किसी ने नहीं कहा कि उससे बोल दो आ जाए। हरीश बोला, मैं मेम से क्या बोलूं दादाजी? सेवाराम को चुप देखकर छगन की पत्नी बोली, बोल देना बेटा, आ जाए। वह तुम्हारी दादी है, तुम्हारे पापा की माँ है। ससुर जी से कोई रिश्ता न रहा तो क्या हुआ, हमसे तो रिश्ता है ना। उनका मेरे पति की जननी है, मेरी सास है। बच्चे ने मीनाक्षी को बता दिया कि आप हमारे घर आ सकती हो। मीनाक्षी ने हरीश से कहा, अपने दादाजी को बोल देना 2 दिन बाद इतवार को सुबह आऊंगी। सेवाराम के घर में तलाकशुदा पत्नी के स्वागत की तैयारियां चलने लगी। चाय, नाश्ते, पानी का इंतजाम किया गया। उधर बरसों बाद मीनाक्षी ब्यूटी पार्लर गई। 16 श्रृंगार किए, एक महंगी मगर सादगीपूर्ण साड़ी पहनी। फिर वह बस अड्डे पर जा पहुंची। आज वह बस से जा रही थी, अपनी गाड़ी में नहीं जा रही थी। वह बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी, नहीं चाहती थी कि गाड़ी में जाकर पति को नीचा दिखाए। जब वह बस में बैठी तो 25 साल पुरानी यादें ताजा हो गईं। जब वह अकेली सफर करके ससुराल जाया करती थी, तब जो फील किया करती थी, आज भी उन्हीं उद्गारों में खो जाना चाहती थी। बस चलते ही उसका दिल धक धक करने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे सेवाराम आज भी उसका पति है और वह पिया मिलन के लिए बावरी सी होकर ससुराल जा रही है। जिंदगी के उन 25 सालों पर जैसे रेत पड़ गई हो जो उसके बिना गुजरे थे। वह आज भी अकेली जी रही थी। सेवाराम के पास पूरा परिवार था, मगर मीनाक्षी के पास यादों के सिवा कुछ न था। सालों से खुद को पत्थर बनाकर जी रही थी। वो जब वह सेवाराम के घर पहुंची तब घर के सभी सदस्य गेट पर खड़े होकर उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। अगर मीनाक्षी को पैदल आते देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। छगन उसके आने से पहले सोच रहा था कि मां से ज्यादा हंस बोलकर बात नहीं करेगा। वो बड़ी औरत है, प्रिंसिपल है, उसके पद के हिसाब से एक अजनबी की तरह रूखे सूखे जवाब देगा, पैर भी नहीं छुएगा, सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्कार करेगा। मगर ज्यों ही उसने मीनाक्षी को देखा तब छगन का सारा एटीट्यूड गायब हो गया। क्योंकि वो प्रिंसिपल नहीं लग रही थी, वो तो सिर्फ मां लग रही थी। मां के सिवा कुछ नहीं लग रही थी। उसे देखते ही छगन के हाथ मां के चरणों की तरफ झुक गए। 25 साल पुराना मां का धुंधला सा अक्स अब पूरी तरह स्पष्ट होकर उसके सामने आ गया था। घबराई हुई सी उदास मां को देखा तो छगन को लगा उसके भीतर ही भीतर कुछ पिघल रहा है। मां ने उसके दोनों बाजू पकड़कर ऊपर उठाया, फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे कह रही हो, गले नहीं लगेगा क्या? छगन अचानक फकफकते हुए मां के आंचल से लग गया। मीनाक्षी की आंखों से भी अश्रुधार बह निकली। माहौल अचानक बोझिल हो गया था, मगर जैसे तैसे मां बेटे ने बिना कुछ बोले अपनी भावनाओं पर काबू पाया। फिर बच्चे और बहू ने भी उसके पैर छुए। मीनाक्षी ने सबको गले लगाया, मगर सेवाराम दूर खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर पत्नी का अभिवादन किया तो मीनाक्षी के दिल के भीतर कुछ टूटकर बिखरने लगा। मीनाक्षी सेवाराम के पास बैठी थी। दोनों एकांत में भी चुप थे। छगन और उसके बीवी बच्चे उनके पास नहीं थे। बात शुरू करने के लिए सेवाराम ने पूछा, तुम्हारे पति और बच्चे कैसे हैं? वह सुनी आंखों से सेवाराम को देखते हुए बोली, मैंने शादी नहीं की। इतना सुनते ही सेवाराम का दिल उछल पड़ा, मगर वह बाहर से शांत रहते हुए बोला, क्यों? वह बोलिया, आपने भी तो नहीं की दूसरी शादी। सेवाराम बोला, बेटे के लिए सौतेली मां नहीं लाना चाहता था, इसलिए नहीं की, मगर तुम तो फ्री थी। वह उदास होकर बोली, एक औरत की शादी एक ही बार होती है, दूसरे मर्द को शरीर सौंपना खुद को खत्म करने जैसा है। मैं खत्म नहीं होना चाहती थी, इसलिए अकेले जीना मंजूर कर लिया। वह झिझकते हुए बोला, तो लौट आती। मीनाक्षी ने झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर बोली, किस हक से लौट आती? तलाक जो ले चुकी थी, मैं तो ना समझ थी, मगर आप भी उस वक्त कितने ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। आप पर भी गुस्सा आता था, पछतावा होता था, मगर जब तक समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे अकेले रहने की आदत पड़ गई। सेवाराम बोला,
सच कहती हो, उस समय हम दोनों ही गलत थे। मुझे भी तुमसे बिछड़कर बहुत पछतावा हुआ, मगर पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया खेत चुग चुकी हो। मीनाक्षी बोली, एक बात कहूं, वह बोला। क्या? वह भरे गले से बोली, मेरा वनवास खत्म कर दो, थक गई हूं अकेले। चलते चलते अब थोड़ी सी सुस्ताना चाहती हूं, परिवार के साथ रहना चाहती हूं। सेवाराम की आंखों में खुशी के आंसुओं की झड़ी लग गई थी, चेहरा बिगड़ने लगा था। पता ही नहीं चल रहा है वह हंस रहा है या रो रहा है। दीवार के उस पार खड़ा छगन और उसकी पत्नी दोनों कान लगाकर सुन रहे थे। छगन पत्नी का हाथ पकड़कर दूर ले जाता हुआ, खुशी में चहकता हुआ, आंसुओं को रोकता हुआ बोला, मां लौट आई है। सेवाराम बोला, तलाक के कागजों का क्या होगा? मीनाक्षी बोली, फाड़ देंगे। वह बोला, लोग क्या कहेंगे? वह बोली, कुछ दिन बातें बनाएंगे फिर चुप हो जाएंगे। सेवाराम बोला, एक बार फिर सोच लो, गरीब और अनपढ़ आदमी हूं, इतने बड़े पद वाली बीवी को नहीं संभाल पाऊंगा। मीनाक्षी ने धीरे से सेवाराम के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगी। अकेले रहकर बहुत कुछ सीखा है। इतना सुनते ही सेवाराम ने मीनाक्षी का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह भावुक होकर बोली, अब ये हाथ मत छोड़ देना, अब हिम्मत नहीं है अकेले रहने की। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय जरूर बताइएगा। क्रिएटर आनंद वर्मा। पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना दोस्तों। अच्छी कहानियों के लिए पेज को फॉलो कर लेना। कीमती समय निकालकर पढ़ने के लिए धन्यवाद।